एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 11 का टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड उसके फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं और क्या वेरिएशन आते हैं। ये हम तीन चीज़ें करेंगे। उसकी डेफिनेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड थर्ड नंबर पे हम करेंगे उसके वेरिएशन, मतलब उसकी एक्सेप्शंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब ये क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? ये होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हम देते हैं ताकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल सके। मतलब कि सपोज ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द मतलब उसके आसपास क्या है, शेल्स हैं, और लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे निकालना, मतलब उसे निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे शेल्स हैं, ये क्या हमारे शेल्स हैं, ओके। और ये लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है। इस लास्ट वाले शेल को हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। क्या कहते हैं हम? आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसे निकालने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी हमें लगा रहे हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे हम क्या निकाल सके? इलेक्ट्रॉन निकाल सके फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन इसकी क्या होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy required to remove an electron, एक इलेक्ट्रॉन को, तो हम लिखेंगे an electron from the outermost shell। आउटर मोस्ट शेल बताया था ना मैंने आपको भी, क्या होता है आउटर मोस्ट शेल, मतलब लास्ट वाले शेल से। तो देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कम से कम एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आउटर मोस्ट शेल से। जैसे कि अभी दोबारा बना देती हूँ मैं, ये न्यूक्लियस है और ये बहुत सारे शेल्स हैं और ये आउटर मोस्ट शेल है। इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी मतलब हम लगा रहे हैं, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस एंथैल्पी, ये जो एंथैल्पी होता है ना, होती है, इसे हम एनर्जी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। एंथैल्पी को हम एनर्जी कह लो चाहे, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों ही सेम चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा नाइट्रोजन का एग्जांपल लेती हूँ, ओके। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 4 2p4, सॉरी, हाँ 3 आएगा, 3 4 5 6 7। तो अब देखो, यहाँ नाइट्रोजन को छोड़ के हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो इधर हो जाएगा 2p4। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब इसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं, ओके। जैसे कि 1s2 2s2 2p4। अब हमने क्या करना होता है? काउंट करना होता है कि सारे 8 के 8 है ना, 4 5 6 7 8। हाँ, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सही लिखी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें मैंने क्या कहा था? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल मतलब लास्ट शेल तो यही है ना, इस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। 2p4 है, इससे मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी तो इधर O प्लस आ जाएगा ना, ठीक है, O प्लस आ जाएगा क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा, राइट। 1s2 2s2 2p3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2, ऐसे ऐसे हम मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर, ये देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, ये देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है 3 वाली, 2 से और 1 से, ये होता है। अब ये कैसे आया, इसका क्या मतलब है आपको मैं भी समझाऊंगी, बस आप इसे समझ लो। अब ये हम इसे समझेंगे ये कैसे आया। अब ध्यान से सुनना, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, देन ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे बताना न्यूक्लियस क्या चाहता है, मैं इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखूं, मतलब न्यूक्लियस हर एक इलेक्ट्रॉन से अपनी बॉन्डिंग बनाता है। अब जो न्यूक्लियस के पास वाला इलेक्ट्रॉन होगा उससे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी ना न्यूक्लियस की एज कम्पेयर टू ये वाले शेल से, एज कम्पेयर टू ये वाले शेल से। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होगा इलेक्ट्रॉन, उसके साथ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी क्योंकि वो पास में है, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हो, आप क्लासरूम में बैठे हो, बेंचेस लगे हुए हैं, टीचर आपको पढ़ा रही है, तो फर्स्ट बेंच से टीचर ज़्यादा अट्रैक्शन कर सकती है, ज़्यादा उससे बच्चे को अच्छी तरह से समझा सकती है, बच्चा इजीली समझ सकता है एज कम्पेयर टू लास्ट वाले बेंच पर बैठे बच्चे, है ना। लास्ट वाले को थोड़ी कम समझ आएगी, थोड़ा कम सुनाई देगा, टीचर की बात उसे कम सुनाई देगी, टीचर को मतलब अट्रैक्शन में कमी आएगी, मतलब कि उसे इजीली बता नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो वही चीज़ है न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस यहाँ पे टीचर है, तो टीचर लास्ट वाले बेंच के बच्चे का व्यू नहीं देख सकती, मतलब उसे समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट बेंच वाले बच्चे के पास। तो फर्स्ट वाले जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है उसे ज़्यादा समझ आएगी ना, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो इसके पास वाला इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा होगी लास्ट वाले शेल से। इसी तरह क्या होता है, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा लास्ट वाले शेल से निकलती है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस से इस वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज़्यादा है ना। अब ये कितना पास है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है न्यूक्लियस से। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे टीचर पढ़ा रही है और लास्ट बेंच पे बच्चे इजीली बात कर सकते हैं, ठीक है ना, टीचर को इतना नहीं पता लगेगा, लास्ट बेंच इतनी दूर कहाँ पता लगता है ना। उसी तरह जैसे टीचर को पता नहीं लगा, वैसे न्यूक्लियस भी, क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्शन अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन से करेगा, इससे नहीं करेगा, तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है इजीली निकाल सकते हैं हम। तो जब हम इजीली निकाल सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है हमें एनर्जी कम देनी पड़ रही है। जब हम एनर्जी कम दे रहे हैं मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है ना, यहाँ से हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, है ना, लास्ट वाले शेल से इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम है। तो फर्स्ट में आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली जो है उसमें कम एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है। अब दूसरे पे आते हैं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे मतलब कि इसके कंपैरेटिवली थोड़ी मतलब कि ज़्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है ना। जैसे कि सेकंड बेंच पे जो बच्चा बैठा हुआ है उससे थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी टीचर की। उसी तरह न्यूक्लियस थोड़ा सा पास है इस इलेक्ट्रॉन के, इट मीन्स इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बहुत ही अट्रैक्शन तो होगी, है ना, मानते हो ना, थोड़ी बहुत ही तो चलो होगी ना, एज कम्पेयर टू इस वाले से। न्यूक्लियस के जितना पास इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, तो इसे मतलब कि इससे ज़्यादा थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और ये वाला जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन है उसे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी निकालने के लिए, तो हमें एनर्जी यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है ये इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास होता जाएगा। अब फर्स्ट कम लगेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, दूसरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास आ चुका है, और थर्ड जो होगी वो मतलब कि बहुत मैक्सिमम होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है। जैसे कि टीचर फर्स्ट बेंच के बच्चे से ज़्यादा अट्रैक्शन में होगी क्योंकि मतलब कि उसे ज़्यादा समझ आएगी टीचर की, राइट। तो उसी तरह न्यूक्लियस की इस वाले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आई होप आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ आई होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल, मतलब लास्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, राइट, यही कहते हैं ना। ओके, तो अब हमने ये देख लिया कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है ना, और सेकेंड थोड़ी कम होती है, और फर्स्ट बिल्कुल ही कम होती है ना।
तो अब हम देखेंगे इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो चलो आप इसे इरेज कर देती हूँ मैं। तो हम फैक्टर्स देखते हैं। क्या देखते हैं हम? फैक्टर्स मतलब क्या प्रभाव डाल रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द, कौन से फैक्टर्स है जो प्रभाव डाल रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, आई से आयनाइजेशन, ई से एनर्जी या एंथैल्पी, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो चलो सबसे पहला देखते हैं हम एटॉमिक रेडियस। क्या देखेंगे हम? एटॉमिक रेडियस। चलो देखते हैं। अब मुझे ये बताओ, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप के अंदर, मतलब पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज क्यों होता है? सवाल ये है, साइज नीचे जाने से इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का इतना है, फिर हीलियम का इतना हो गया, ठीक है ना। जैसे कि है लिथियम का इतना हो गया, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मतलब ऐसे ऐसे करते करते शेल्स जो है नीचे जाने से बढ़ते हैं। जैसे कि है लीना की रब से फरियाद, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, तो ऐसे ऐसे शेल्स बढ़ते जाते हैं। नीचे जाने से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इसलिए साइज भी बढ़ता है। ओके, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। इतनी चीज समझ लगी। अब बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो अब देखो, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, प्यारा सा न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। तो ये हमारे शेल्स हैं, ये क्या हमारे शेल्स हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारा लास्ट वाले शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं मैंने। अब ये बताओ, ये हमारा लास्ट वाला शेल है, ये इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस की इस वाले लास्ट वाले शेल से, मतलब जो लास्ट वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे अट्रैक्शन कम होगी इस न्यूक्लियस की। क्यों होगी? क्योंकि वो दूर बैठा है। जैसे कि टीचर लास्ट वाले बेंच के ऊपर जो बच्चा बैठा है उससे दूर है, ठीक है ना, तो उसे कम समझ आएगी, उससे अट्रैक्शन कम होगी टीचर की लास्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे से। उसी तरह ये न्यूक्लियस की इस लास्ट वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे अट्रैक्शन कम होगी, तो हमें एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। नीचे जाने से क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जितना साइज बड़ा होगा उतना ही लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा। जैसे कि न्यूक्लियस और ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, तो इन जितना ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कम खर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाने से क्या होती है? घटती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब समझ लग रही है आपको? आगे देखते हैं हम। ये तो बात होगी डाउन द ग्रुप, मतलब नीचे जाने वक्त क्या होता है। अब हम बात करेंगे अलोंग द पीरियड, मतलब लेफ्ट से राइट में जब हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है? अलोंग द पीरियड साइज घटता है। अब साइज क्यों घटता है? देखो, हमें पता है नीचे जाने से शेल बढ़ते हैं, बट अलोंग द पीरियड साइज नहीं बढ़ता। एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं। तो देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा शेल है, तो इसी मतलब शेल में ये देखो ना, इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं। एक मिनट, मैं इलेक्ट्रॉन्स बना लूं। हाँ, अब ये न्यूक्लियस है और एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब कि शेल नहीं इंक्रीज हो रहा, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? न्यूक्लियस क्या चाहेगा? मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी अट्रैक्शन बनी रहे। अब देखो क्या होगा, मतलब कि ना न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन चाहता है, इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेगा, राइट। जैसे जैसे वो पास आएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा ना, तो ये छोटा हो जाएगा साइज। क्या हो जाएगा? साइज छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि जो शेल है वो एक ही रहता है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे साइज क्या होता है? डिक्रीजेस। अब साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे साइज देखो ना, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से उसकी अट्रैक्शन है, ठीक है ना, एक ही शेल में है, ठीक है ना, समझ रहे हो। जैसे कि एक ही शेल में 2-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेगा? अब एक ही शेल है ना, तो इजीली न्यूक्लियस की हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि एक ही शेल है।
दूसरा शेल ही नहीं है, दूसरा शेल ही नहीं है, तो अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगी क्योंकि एक ही शेल है, इसलिए साइज छोटा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। क्यों ज्यादा खर्च होगी? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा मैं न्यूक्लियस को छोड़ के जाऊं, है ना। इलेक्ट्रॉन तो चाहता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के पास आना चाहता है, राइट। तो इसको छोड़ना नहीं चाहेगा, इसलिए हमें एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। ज्यादा खर्च करने का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। आ रही है समझ? तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। आई समझ की नहीं आई? दोबारा देखो, एटॉमिक रेडियस में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज होता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा। अगर दूर होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगानी पड़ेगी हमें, हमारी एनर्जी कम लगेगी और इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहा है? साइज घट रहा है। घट क्यों रहा है? क्योंकि एक ही शेल है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या होगी? ठीक है, होगी ना ज्यादा। अगर अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा और हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है ना, बढ़ेगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया एटॉमिक रेडियस। तो सेकंड हम देखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है सेकंड फैक्टर हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसे देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। जैसे कि हाँ, हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7। क्या होता है? 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3 एंड इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। क्या होता है? 2p4। तो अब क्या होगा? अब ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना ये चीज। अब 2p3 p के अंदर, ये देखो मैं p का एक बना रही हूँ ब्लॉक, 1 2 3। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 है, तो 1 2 3 3 ही है ना p में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? ये हाफ फिल्ड, जैसे कि ना ऑक्सीजन की बजाय मैं लेती हूँ एग्जाम्पल नियॉन का। यहाँ पे ऐसे नहीं समझ लगेगी, नियॉन लेते हैं हम, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10। अब ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन के अंदर ये p ब्लॉक है, p ब्लॉक के अंदर याद रखो p ब्लॉक के अंदर सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 6। तो देखो 1 2 3, तो हम 6 भरेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन याद रखो, एक ही डब्बे में हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है ना, ये देखो इसमें 6 है, तो मैंने 6 भर दिया, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा कि पहले इसमें 1 2 3 4 5 6, ऐसे कभी नहीं करना। पहले क्या करना है? एक भरना है, ठीक है। तो ये सही तरीका होता है। अब हम बात करते हैं इसकी, नियॉन की बात कर रहे थे, इसमें क्या है? अब मान लो एक हॉस्टल होता है ना, हॉस्टल, उसमें कमरे होते हैं, तो आप जैसे कि एक ही मतलब कमरे में 2 जने रह रहे हैं, तो एरिया क्या होगा? कंजस्टेड होगा। अब हर एक इंसान अकेला रहना पसंद करता है, राइट। अब कोई किसी के साथ क्यों रहना पसंद करेगा? हर इंसान के मतलब अपने काम होते हैं, कोई मतलब कंजस्टेड एरिया, कोई ना मतलब हर इंसान अकेला रहना चाहता है। इंसानों की तरह ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे इंसान अकेले रहना पसंद करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं अकेला रहूं, तो ये भाई दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रहना पसंद नहीं करता, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है, इसे हम कहते हैं हाफ फील्ड। इसे हम क्या कहते हैं? हाफ फील्ड। ये हाफ फील्ड हो गया ना। एंड अगर मैं बात करूं इस नियॉन की, एक ये देखो ना, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी। तो यहाँ पे देखो ये नियॉन का है 2p6,
ठीक है ना, ये नियॉन का है, ये होता है फुली फिल्ड, क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हैं, समझ रहे हो, देखो ना इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 के 6 ही फिल हैं, तो ये क्या है, फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। अब याद रखो हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है फुली फिल्ड से। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि इंसान जैसे अकेला रहना पसंद करते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी, एक कमरे में एक इंसान अकेला रहना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू 2 जने। क्यों? क्योंकि 2 जने के साथ कंजस्टेड हो जाता है ना एरिया, है ना, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं किसी के साथ रहूं। तो इलेक्ट्रॉन भी सेम हमारी तरह ही होता है, वो भी अकेला एक ही कमरे में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो हाफ फिल्ड, हम सोचते थे कि फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, बट नहीं, हाफ फिल्ड जो वो ज्यादा स्टेबल होता है फुली फिल्ड से, ठीक है। तो ये मैंने नियॉन का लिखा था जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे, 3 वाला इसमें लिखा है नाइट्रोजन का इधर, तो 1 2 3 पी के अंदर 6 भर सकते हैं, बट हमने इधर 3 भरे हैं क्योंकि इधर 3 थे। तो हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फुली फिल्ड, इसको दिमाग में बिठा लो। तो अब लिखो इस चीज को, क्यों होता है स्टेबल? क्योंकि हर एक बंदा इंसान अकेला रहना पसंद करता है, राइट, ओके। तो हम लिखो इधर, मेन अपने नोट्स में ऐड करना है ये चीज कि हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, लिखो इसे, हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है फुली फिल्ड से, है ना, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है जी, ओके। इधर भी लिख लो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई। हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि हर एक इंसान जैसे अकेला रहना पसंद करता है वैसे इलेक्ट्रॉन भी करता है। इलेक्ट्रॉन भी चाहता है मैं किसी के साथ क्यों रहूं, ठीक है ना। जैसे कि अकेले रहने से ऊंची ऊंची वो गाने चला सकता है, गाने गा सकता है, ऊंची ऊंची मतलब ऊंची आवाज में पढ़ सकता है वो बोलकर, राइट। तो किसी के साथ वो ऐसे काम नहीं कर सकता। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो हाफ फिल्ड को मतलब कि ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फुली फिल्ड। इसको याद रखो इस चीज को। अभी हम एक्सेप्शंस करेंगे ना वेरिएशंस में, तो ये सब काम आएगी चीज, समझ रहे हो, ओके जी, इसे नोट कर लिया। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? एटॉमिक रेडियस का, सेकेंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन का, थर्ड पॉइंट है हमारा शील्डिंग इफेक्ट का। शील्डिंग से पहले हम पेनिट्रेटिंग इफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? पेनिट्रेटिंग, ये ए थोड़ा टेढ़ा हो गया, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। अब ये क्या चीज है भाई? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के प्रति प्यार, पर से पेनिट्रेटिंग, पर से ही प्यार, ठीक है जी। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये हमारा जो पहला वाला शेल होता है जो न्यूक्लियस के पास होता है सबसे ज्यादा, वो होता है एस, और ये थोड़ा सा दूर है, ये हमारे पास है पी। ये क्या होता है? एक मिनट, ये न्यूक्लियस है, ये एस है, ये पी होता है, एंड ये डी होता है, एंड ये एफ होता है। अब ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस के जो पास वाला शेल होता है वो एस होता है, ये पी होता है, ये डी एंड ये एफ। याद रखना इस चीज को। अब क्या होता है? न्यूक्लियस की पहले वाले शेल के साथ जो उसके पास वाला शेल होगा उससे ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, है कि नहीं? तो पी से थोड़ी कम करेगा क्योंकि वो थोड़ा दूर चला गया, डी और दूर चला गया, एंड एफ और दूर चला गया। तो पेनिट्रेटिंग का इफेक्ट का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा पास में होगा न्यूक्लियस के उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। मतलब जो शेल न्यूक्लियस के पास होगा उसका ज्यादा प्यार होगा न्यूक्लियस से, तो एस का सबसे ज्यादा होगा ना क्योंकि वो सबसे पहले है, फिर पी का थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, और डी का थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और एफ का तो बेचारा का बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि एफ तो लास्ट में बैठा है, ठीक है ना। जैसे कि टीचर अब पढ़ा रही है क्लास के अंदर, तो बेंचेस है एस पी डी एफ। यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एस सबसे ज्यादा होती है अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ, फिर पी की होती है, फिर डी के साथ, और फिर एफ की होती है। तो इधर ही लिख देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये टीचर पढ़ा रही है, ये बच्चे बैठे, पहले बच्चे जो पहले बेंच पे बैठा है उसका नाम एस है, फिर पी दूसरे बेंच पे बैठा है, डी दूसरे पे अलग पे, और एफ बैठा है चौथे बेंच पे। अब देखो टीचर की बात एस वाले बच्चे को ज्यादा समझ आएगी, है ना,
P को थोड़ी कम आएगी, D को थोड़ी कम आएगी और F को तो बिल्कुल कम आएगी। F तो चाहे अपने मतलब साथ वाले बच्चे से बातें कर रहा हो, राइट। तो S वाले टीचर की अट्रैक्शन और टीचर की बात ज्यादा समझ S वाले को आएगी, P को थोड़ी कम आएगी, ठीक है, और D को और कम आएगी और F को तो बिल्कुल ही कम आएगी, राइट, क्योंकि वो तो लास्ट में है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का प्यार न्यूक्लियस के प्रति, उसे ही हम पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसे डायग्राम को, इस टीचर वाले एग्जाम्पल को याद रखो, इस डब्बे को भी याद रखना, आपने लिख लो, इसे भूल जाओगे। तो यहाँ पे लिखो एक लाइन अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, कि न्यूक्लियस का या इलेक्ट्रॉन्स का लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के प्रति प्यार, न्यूक्लियस के प्रति प्यार को हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट की, ठीक है। ओके, हमने तीसरा नंबर कर लिया पेनिट्रेटिंग। सबसे पहले नंबर पे एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था, दूसरे नंबर पे हमने एक तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट पढ़ा है, और क्या पढ़ा हमने, और पेनिट्रेटिंग हो गया, एटॉमिक रेडियाई, और भी हमने पढ़ा था अभी, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 पढ़े थे, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे हम शील्डिंग इफेक्ट। हेडिंग डालो, शील्डिंग, क्या पढ़ेंगे हम, शील्डिंग इफेक्ट, हेडिंग डालो। इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब ये क्या चीज है भाई, अब ध्यान से सुनना, मैं इधर बनाती हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा S है, ये हमारा पी शेल है, एंड ये D है, एंड ये लास्ट वाला F है। अब शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे ज्यादा S को मिलेगी, तो S क्या है भाई, सेल्फिश है। ये जितने भी बैठे हैं ना इधर शेल S P D F, ये क्या है, सेल्फिश है, खुद गर्ज है। अब S क्या करेगा, S चाहता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सिर्फ मुझे ही मिले। किसको मिले, सिर्फ मुझे ही मिले। तो ये क्या करेगा, एक दीवार ऐसी खड़ी कर लेगा कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस वाले P शेल को ना मिले, ठीक है। S बहुत तेज है, वो क्या है, सेल्फिश। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट में अपना ऐड करो सेल्फिश वर्ड, क्या है ये, सेल्फिश। अब सेल्फिश देखो क्या कर रहा है, S क्या कर रहा है, S चाहता है सिर्फ मुझे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिले और कोई ब्लॉक मतलब और कोई शेल को ना मिले। तो S क्या करेगा, एक दीवार खड़ी कर लेगा, उस दीवार को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग, एक शील्ड बना लेगा ताकि P को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ना मिले। और P भी भाई सेल्फिश है, तो P क्या करेगा, T भी एक दीवार खड़ी कर लेगा ताकि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो D को ना मिले। अब P को देके भाई D पीछे रहेगा, D भी अपनी दीवार खड़ी करेगा, तो D भी कहेगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन F को क्यों मिले भाई, तो D क्या करेगा, एक दीवार खड़ी कर लेगा, एक शील्ड बना लेगा ऐसे, ठीक है, जिससे F को अट्रैक्शन ना मिले न्यूक्लियस की, ठीक है। तो इस दीवार को इंग्लिश में कहते हैं शील्ड। वो क्या कर रहे हैं, S वाली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, S वाला शेल P से एक शील्ड बना रहा है, एक दीवार बना रहा है ताकि S की अट्रैक्शन सिर्फ न्यूक्लियस को मिले। उसी तरह P एक दीवार खड़ी कर रहा है ताकि P जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की सिर्फ P को मिले। और D भी सेल्फिश है, D चाहता है कि सिर्फ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मुझे मिले, F को ना मिले। तो ठीक है, इस तरह ही शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। और F भाई किससे दीवार खड़ी करे, F के बाद तो कोई शेल है ही नहीं, F के बाद तो कोई शेल है ही नहीं बेचारा। ये शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, बहुत बेकार होता है। ये दीवार खड़ी करे तो किसके लिए करे भाई, आगे तो कोई शेल है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। इट मीन्स ये दीवार खड़ी करता ही नहीं बेचारा, शील्ड किससे करेगा वो, आगे तो कोई शेल है ही नहीं। इट मीन्स F का सबसे ज्यादा क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। याद रखो और लिखो इसे, F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ओके। F का सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है क्योंकि ये दीवार बेचारा खड़ी करता ही नहीं। इस दीवार को हम क्या कहते हैं, इस दीवार को हम शील्डिंग मतलब शील्ड कहते हैं, शील्डिंग को ही हम दीवार कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, जो दीवार होती है उसे हम क्या कहते हैं, शील्ड कहते हैं,
ठीक है, इंग्लिश में आप नोट्स में लिख लो, बाद में समझना है, इससे बेटर है इन कीवर्ड से समझो। वहां पे नोट्स के अंदर लिखो दीवार इज इक्वल टू शील्ड। सेल्फिश, सेल्फिश बंदे, बेकार। एसपीडीएफ सिर्फ अपना ही सोचते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, शील्ड बनाते हैं, तो ये सेल्फिश है। एफ की पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, क्योंकि ये दीवार खड़ी करेगा ही नहीं भाई किसी और के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? ये हमारा क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। अब इसे आप नोट कर लो। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा हमारा, न्यूक्लियर चार्ज। तो चलो हम कर लेते हैं, नोट कर लो फटाफट से। तो मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। अब देखते हैं इसे, 5। अब हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी का, जिसका नाम है न्यूक्लियर चार्ज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज। ओके, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। कैसे, अब देखो, ये न्यूक्लियस है, अलोंग द पीरियड की बात कर रही हूँ, मतलब लेफ्ट से राइट में जाने से क्या होता है कि शेल नहीं बढ़ता, एक ही शेल रहता है, तो एक ही शेल में बार बार इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं, तो क्या होगा इससे, अगर एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो न्यूक्लियस के साथ वो थोड़ा मतलब पास आएंगे, अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस। ठीक है ना, जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज में ये एक न्यूक्लियस है हमारा और ये एक ही शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इससे क्या हुआ, कंजस्टेड हो जाएगा ना एरिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप रहते हो एक ही कमरे में, मान लो सपोज, ठीक है, मान लो कि एक ही कमरा है, आप एक ही कमरे में रहते हो और 3-4 रिश्तेदार आ गए आपके घर, तो आपको कंजस्टेड नहीं लगेगा, उसी तरह इन्हें भी कंजस्टेड लग रहा है। बट ये क्या चाहते हैं, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन चाहते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा भाई, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन चाहेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, पास आने की कोशिश करेगा, राइट। क्या करेगा, पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन चाहता है, तो वो पास आएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को ही हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा ना न्यूक्लियस। ठीक है ना, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मतलब कि जितना ये देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम है तो यहाँ पे थोड़ी सी कम अट्रैक्शन होगी, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा अट्रैक्शन होगी। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ता है, लेफ्ट से राइट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन चाहता है, तो वो उसके पास आने की कोशिश करेंगे, पास आएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, और साइज घटता है, ठीक है ना। और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, देखो ना मैं यहाँ पे लिखती हूँ, समझो इस चीज को, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से जितनी ज्यादा होगी उतना ही मतलब साइज छोटा होगा, है ना, साइज छोटा होगा मतलब न्यूक्लियस की हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा खर्च होगी। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, राइट। उसी तरह शील्डिंग इफेक्ट में एस, जो मतलब कि ये न्यूक्लियस है और ये एस वाला शेल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा खर्च होगी, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला, इसके अंदर जो इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास है, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, है ना। तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियस की हर एक इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी साइज उतना ही छोटा होगा, क्योंकि वो पास आने की कोशिश करेंगे। जितना वो पास आने की कोशिश करेंगे साइज छोटा हो जाएगा। अगर साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा खर्च होगी, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, ये था हमारा न्यूक्लियर चार्ज, तो इसे नोट कर लो।
ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन। क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी में मतलब जो ट्रेंड्स होते हैं, जो एक्सेप्शंस हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है।